हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा था प्रोडक्शन फंक्शन। लास्ट क्लास में हमने जो प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था उसके अंदर हमने सारी डिटेल्स में पढ़ लिया था कि प्रोडक्शन फंक्शन किसे कहते हैं, फिक्स फैक्टर क्या है, वेरिएबल फैक्टर क्या है, ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। उसके बाद लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता था, लॉन्ग रन, शॉर्ट रन, यानी ये बेसिकली हमारा लास्ट क्लास के सारे टॉपिक्स कवर अप हुए थे। आज की क्लास में जो हमने पढ़ा था, एक टॉपिक पढ़ा था बेटा जिसका नाम था क्या, मार्जिनल प्रोडक्शन। मार्जिनल प्रोडक्शन बेसिकली जो था इसे बोला जाता था बेटा हमारा यहाँ पे क्या, एमपी, ठीक है। और एक पढ़ा था हमने टोटल प्रोडक्शन, यानी कि उसको क्या बोला जाता था, टीपी। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ, रिलेशनशिप बिटवीन अ मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एंड अ टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, यानी कि टीपी और एमपीपी के बीच में क्या है, यानी टीपीपी बोल सकते हैं हम इसको, एमपीपी और टीपीपी के बीच का रिलेशनशिप हमें समझाना है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले आप, सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं दोनों का होता क्या है। बेटा टीपीपी का मतलब होता है यहाँ पे सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस बाय ऑल द यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर अलोंग विद द फिक्स फैक्टर। यानी कि हमने जैसे पढ़ा था कि जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो कुछ फैक्टर्स हमारे क्या होते हैं, फिक्स, और कुछ क्या होते हैं हमारे वेरिएबल। तो जब हम अपने सारे वेरिएबल फैक्टर्स को फिक्स फैक्टर के साथ यूज करते हैं तो जो उससे जो टोटल आउटपुट निकल के आता है वो क्या कहलाता है बेटा, आपका टोटल फिजिकल प्रोडक्ट कहलाता है या टीपीपी कहलाता है। फिर आता है एमपीपी, एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। बेसिकली क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे, जैसे जैसे मैं अपने वेरिएबल फैक्टर्स बढ़ाता जाऊंगा, वेरिएबल फैक्टर का मतलब क्या है, एक मशीन में जैसे जैसे मैं रॉ मटेरियल ज्यादा लगाता जाऊंगा तो प्रोडक्शन भी क्या होता चला जाएगा बेटा, ज्यादा होता चला जाएगा। तो वो जो टोटल प्रोडक्शन के अंदर डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा बेटा, आपका एमपीपी कहलाएगा, मार्जिनल प्रोडक्शन कहलाएगा आपका, ठीक है। अब कहते हैं सो लॉन्ग एज एमपीपी इज इंक्रीजिंग, कहता है जब तक एमपीपी यानी कि मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा, टीपीपी इंक्रीजेज एट अ इंक्रीजिंग रेट टिल थर्ड यूनिट। कहां पे, ये रहा देखो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे टीपीपी कितना है बेटा, 3, 3 से कितना हुआ 7, कितने पॉइंट से इंक्रीज हुआ, 4 से, 7 से कितना हुआ 12, कितने पॉइंट से इंक्रीज हुआ, 5 से। यानी यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन कैसे बढ़ रहा है, ये इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। और उस पॉइंट के बाद क्या होगा, कहता है व्हेन एमपीपी इज इक्वल टू 0 टीपीपी इज कांस्टेंट एंड इज मैक्सिमम। 8 यूनिट देखेंगे अब यहाँ पे टीपीपी क्या हो गया बेटा आपका मैक्सिमम, और यहाँ पे एमपीपी क्या हो गया, यहाँ पे 0। व्हेन एमपीपी इज नेगेटिव, जब एमपी क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव, तो वहां पे टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, अगर मैं देखूं लास्ट क्लास में जो हमने एमपी और टीपी का रिलेशन पढ़ा था सेम है ये, बस यहाँ पे नाम चेंज हो गए, क्या हो गए, टीपीपी और एमपीपी हो गए। जैसे हमने 3 स्टेज पढ़ी थी, पहली कौन सी थी, इंक्रीजिंग रिटर्न टू, फिर कौन सी थी, डिमिनिशिंग, और तीसरी कौन सी थी, नेगेटिव। इंक्रीजिंग कौन सी होती थी, जिसमें टीपीपी भी बढ़ता था यानी टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ता था, एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ता था। सेकंड स्टेज कौन सी होती थी, यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम होता था और एमपी क्या हो जाता था, 0 हो जाता था। थर्ड स्टेज क्या थी बेटा, जहां पे टोटल प्रोडक्शन घट जाता था और एमपी क्या हो जाता था हमारा, नेगेटिव में चला जाता था, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायग्राम भी देखोगे तो पहले क्या हुआ, ये बढ़ा, उसके बाद ये घट के क्या हुआ, 0, 0 के बाद यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे नेगेटिव में गया। टोटल प्रोडक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे बढ़ता जाएगा, यहाँ पे आगे क्या हो गया, ये कांस्टेंट, और उसके बाद क्या हो गया बेटा, यहाँ पे ये डिक्रीज हो गया। इसके बाद क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे ये डिक्रीज हो गया, ठीक है। अगला पॉइंट क्या आता है, रिलेशनशिप बिटवीन अ एमपीपी यानी मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एंड अ एवरेज प्रोडक्ट। बेसिकली हम इसे बोल सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन एमपी एंड एपी, ठीक है। ये सारे हम लगभग पढ़ चुके हैं, बस नाम अब चेंज हो गए हैं। यहाँ पे देखिए कैसे, एपीपी क्या है बेटा, इज द पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर। यहाँ पे ये याद रखना, इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, वेरिएबल फैक्टर पे जो हमारी पर यूनिट कॉस्ट आती है। एमपीपी अगेन वही होगा क्या, एडिशन टू द टोटल प्रोडक्ट व्हेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड, ठीक है। अब इसके अंदर रिलेशन देखते हैं, देखो क्या कह रहा है। पहली स्टेज में कहता है व्हेन बोथ राइज एमपीपी इज अबव एपीपी, कहता है जब दोनों बढ़ते हैं तो एमपीपी ज्यादा होता है किससे, एपीपी से। तो देखो बेटा एमपीपी कहाँ है, ये रहा। तो स्टार्टिंग में देखो एमपीपी एपीपी से क्या जा रहा है, ऊपर है या नहीं है। तो मैंने आपको कई बार बताया क्या, जो भी चीज ज्यादा होगी वो क्या होगी डायग्राम के अंदर, ऊपर आती है। अगली स्टेज में क्या होता है, एपीपी इज मैक्सिमम व्हेन एपीपी एंड एमपीपी एट पॉइंट बी। कहता है देखो यहाँ एपीपी क्या होगा बेटा, अपने मैक्सिमम पे होगा कब, जब एमपीपी और एपीपी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना बेटा बी, ये वाला पॉइंट है आपका, जहां पे ये दोनों क्या हो गए बच्चे, अपना एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो गए। उसके बाद क्या हुआ, व्हेन बोथ फॉल एमपीपी फॉल्स मोर देन द एपीपी। देखो सीधा सा लॉजिक है, एमपी और एपी के बीच के रिलेशन की बात करें तो एमपी और एपी दोनों बढ़ेंगे,
लेकिन स्टार्टिंग में जब बढ़ने की बात होगी तो एमपी ज्यादा बढ़ेगा कंपेरेटिव टू एपी। उसके बाद एक जगह पे आके ये बराबर हो जाएंगे, जो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। उसके बाद दोनों क्या होंगे बेटा, घटेंगे। लेकिन जब घटने की बारी आएगी तो क्या होगा, when both fall MPP falls more than the APP, तब भी MPP क्या होगा, ज्यादा तेजी से घटेगा किसके कंपैरिजन में, AP के। तो देखो जब ज्यादा तेजी से घटेगा तो इसके नीचे आ गया ना, ठीक है। तो सिंपल सा हो गया, यानी कि MPP ही क्या रहने वाला है, आगे रहने वाला है, चाहे घटने की बात कर लो चाहे बढ़ने की। अगर बढ़ेगा भी तो ज्यादा कौन बढ़ेगा, MPP, घटेगा भी तो ज्यादा कौन घटेगा, MP घटेगा आपका, ठीक है। और एंड में आके देखो क्या होगा, MPP में भी जीरो और नेगेटिव, बट APP कंटिन्यूज टू बी अ पॉजिटिव। ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये क्या हो जाएगा, जीरो भी हो जाएगा, और ये क्या हो सकता है, नेगेटिव भी, ठीक है। अब ये नया रूल आता है आपका, हमने क्या पढ़ा था बेटा, एक लॉ ऑफ रिटर्न टू अ, क्या पढ़ा था, फैक्टर। अब कौन सा पढ़ने जा रहे हैं हम, रिटर्न टू अ, वो हमने पढ़ा था फैक्टर, किसके लिए पढ़ा था, सॉरी स्केल। द प्रोडक्शन फंक्शन इन विच ऑल इनपुट्स आर चेंज, ये कौन सा फंक्शन हो गया जिसमें सारे के सारे इनपुट्स क्या कर सकते हैं हम, चेंज, यानी कि ये लॉन्ग रन में हो गया, यानी सारा क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। These are also called a long run production function. इसको हम किस नाम से जानते हैं बच्चे, long run production function. The long run is a period during which all the factors become variable. और long run वो टाइम पीरियड होता है जिसमें सारे के सारे फैक्टर्स क्या हो जाते हैं बच्चे, हमारे यहाँ पे आके वेरिएबल हो जाते हैं, ठीक है। अब कहते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन, यानी कि रिटर्न टू अ स्केल। पहले हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, रिटर्न टू अ फैक्टर। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चे हम, रिटर्न टू अ स्केल। रिटर्न टू अ फैक्टर और स्केल में डिफरेंस समझते हैं। रिटर्न टू अ फैक्टर कहां पे काम करता है, वेरिएबल, ठीक है, और दूसरा शॉर्ट रन के अंदर काम करता है। रिटर्न टू अ स्केल कहां पे काम करता है, लॉन्ग रन में काम करता है। और यहाँ पे सारे के सारे फैक्टर्स क्या होंगे, वेरिएबल। वहां पे कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते थे और कुछ फैक्टर्स क्या होते थे, हमारे फिक्स्ड होते थे, ठीक है। अब यहाँ पे भी लॉजिक वही है, QX इज इक्वल टू FLK। यहाँ पे वही है, Q का मतलब आउटपुट, L का मतलब लैंड, और ये क्या हो गया, कैपिटल। यानी सारे के सारे फैक्टर्स क्या मानेंगे, देखो यहाँ पे लेबर भी वेरिएबल है और लैंड भी क्या है यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही क्या की जा सकती है, यहाँ पे बदली जा सकती है। टाइम पीरियड कौन सा है बेटा, मेरा लॉन्ग रन है। स्टेज ऑफ लॉ, उसमें क्या थी बेटा, तीन स्टेज थी, क्या थी, पहले वाले की तीन स्टेज क्या थी बेटा, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और नेगेटिव। इसकी तीन स्टेज क्या है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल, कांस्टेंट रिटर्न टू अ स्केल और डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ स्केल। इसमें नेगेटिव वाला नहीं होता, ठीक है। अब समझते हैं एक एक करके, देखिए सबसे पहला यहां पे देखो, ये फिक्स फैक्टर नहीं है, ये भी क्या है, वेरिएबल, और ये भी क्या, वेरिएबल, क्योंकि इस वाले में सारे के सारे क्या होंगे, हमारे वेरिएबल फैक्टर्स होंगे। अब आप ये देखो, टोटल प्रोडक्शन क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है बच्चे, और मार्जिनल प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है यहाँ तक। तो ये वाली जो स्टेज है, देखो यहां वाली तक जो स्टेज है, ये क्या है, हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल है। कौन सी स्केल है ये, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ। इसके बाद भी टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन कैसे बढ़ रहा है, ये कांस्टेंट बढ़ रहा है। देखो 18 से 24 6, 24 से 30 6, यानी 6 पॉइंट से बढ़ रहा है, यानी इक्वल डिस्टेंस से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो स्टेज कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी बेटा, कांस्टेंट रिटर्न टू अ स्केल। अब इसको समझेंगे अभी आगे डिटेल में भी। तीसरा कौन सा है, कि टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा लेकिन धीमी गति से बढ़ेगा, ये रहा, ठीक है। और जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा बेटा, हमारा घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये स्टेज का नाम क्या हो गया यहाँ पे, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ स्केल। अब तीन स्टेज दोबारा समझ लो। पहली है बेटा इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल, जिसमें एपी और एमपी दोनों बढ़ेंगे, ठीक है, और तेज गति से बढ़ेंगे, यानी कि इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेंगे। सेकेंड स्टेज वो होगी जिसके अंदर टीपी बढ़ेगा, लेकिन कैसे बढ़ेगा, कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, और एमपी कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वजह से ये कौन सी स्टेज कहलाएगी आपकी, कांस्टेंट रिटर्न टू अ स्केल। उसके बाद थर्ड स्टेज आएगी जिसमें टीपी बढ़ेगा, लेकिन बढ़ेगा कैसे, वो डिमिनिशिंग रेट से, और एमपी क्या हो जाएगा बेटा, आपका घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको क्या बोला जाएगा बेटा, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ स्केल। अब समझते हैं कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल क्या है। ये जो टेबल बना हुआ है ना बच्चे, इससे आपको बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे। When all factor of production are increased in a given proportion, output will increase by a greater proportion. मतलब सिंपल है बेटा, नाम क्या है इसका, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल। इसको ऐसे समझो कि जितना मैं इनपुट लगा रहा हूं, जितना मैं फैक्टर लगा रहा हूं, उसके कंपैरिजन में अगर मेरा आउटपुट ज्यादा बढ़ता है, दोबारा रिपीट समझ लो, मैंने मान लो कि अपने इनपुट के अंदर इंक्रीमेंट किया कितने का, वेरिएबल फैक्टर कितने इंक्रीज किए बेटा मैंने, 10% से, लेकिन मेरा प्रोडक्शन बढ़ा मान लो 20% से। तो ये कौन सा कहलाएगा, हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ स्केल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे यहाँ पे, ये यानी जितना मैं इनपुट लगा रहा हूं और मेरा जो आउटपुट है उससे ज्यादा आ रहा है। तो देखो लिखा भी है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लेबर and the capital is 100% will bring about an increase of 200%। मतलब मैंने इंक्रीमेंट कितने का किया था, सिर्फ 100% से, लेकिन मेरा जो टोटल आउटपुट चेंज हुआ बेटा वो कितने से हुआ, 200% से। तो ये वाली जो कैटेगरी बन गई, ये क्या बन गई मेरी, इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ
अब यहाँ पे देखो दिया भी हुआ आपको 10 से कितना हुआ 30, कितना हो गया ये 100%, 30 से 105 बेसिकली कह रहा है मान लो इनपुट इंक्रीज हो रहे हैं 100% से, हमारा आउटपुट कितने से इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे ये, ठीक है। अब देखो कैसे, भाई वेरिएबल फैक्टर कोई सा भी ले लो बेटा, 1 से 2 हुआ तो 100% ही हुआ ना, 2 से 4 हुआ 100%, 4 से 8 हुआ अगेन 100% ही बढ़ रहा है ना ये। फिर देखो 1 का 2 मतलब कितना होता है 100% बढ़ना, 2 का 4 मतलब फिर से 100% बढ़ा, 4 से 8 हुआ मतलब फिर से 100%, तो ये तो 100% बढ़ रहा है। लेकिन जब मैं आउटपुट की बात कर रहा हूं 10 से कितना हुआ 30, तो ये निकलेगा कैसे बेटा, भाई बेस क्या है आपके पास यहाँ पे 10, चेंज कितना आया 30 में से 10 घटाओ 20, इनटू में कितना परसेंट चेंज हो गया ये 200%। तो यानी कि मैंने जो इनपुट था वो कितने से बढ़ाया था बच्चे 100% से, मेरा आउटपुट कितने से बढ़ा बेटा यहाँ पे 200% से। अब अगेन यहाँ पे आउटपुट कितना बढ़ रहा है 30 से 105, 30 से, तो अगर इसकी परसेंटेज निकालनी है 105 में से 30 घटाओ कितने बचेंगे 75 आ गया यहाँ पे, अपॉन में कितना आएगा 30, इनटू में कितना आएगा, इसको यहां से काट दो 25, कितना हो गया ये 250%। तो अब मैंने इनपुट कितने से बढ़ाया यहाँ पे 100% से, आउटपुट कितने से बढ़ा मेरा 250% से। तो ये वाली जो स्टेज है बच्चे ये क्या कहलाएगी हमारी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहलाएगी, यानी इनपुट से ज्यादा क्या बढ़ रहा है हमारा आउटपुट बढ़ रहा है, ठीक है। इसके बाद आते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के डायग्राम पे। तो बेटा जब ये बढ़ रहा है ना तो ये क्या जाएगा एक तरीके से अपवर्ड स्लोपिंग होगा नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। देखो कांस्टेंट रिटर्न का मतलब क्या है, मतलब सिंपल अगर पिछली डेफिनेशन के हिसाब से जाऊं कि जितना मैं इनपुट बढ़ा रहा हूं उतना ही एग्जैक्टली मेरा क्या बढ़ रहा है बेटा आउटपुट भी बढ़ रहा है, जितना मैं इनपुट बढ़ा रहा हूं उतना ही क्या बढ़ रहा है मेरा आउटपुट बढ़ रहा है। तो ये कौन सा रिटर्न हो गया हमारा कांस्टेंट, मतलब occurs when all the factor of production are increased, output will also increase in the same proportion। ये इसके अंदर मेन हो गया आपका, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल बाय 100%, तो आउटपुट भी कितने से इंक्रीज हो रहा है बच्चे मेरा यहाँ पे 100% से हो रहा है। यहाँ पे आपके सामने टेबल भी है, ये 1 से कितना हुआ 2, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ 100, ये 10 से कितना हुआ 20, तो ये भी कितना इंक्रीज हुआ, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये 2 से 4 हुआ 100%, ये कितना हुआ 20 से 40, ये भी कितना हुआ 100%। तो जब कांस्टेंट रिटर्न आएगा तो उसे क्या बोलेंगे बच्चे हम यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न टू अ स्केल बोला जाएगा, ठीक है। इसके बाद कांस्टेंट वाले में भी देखो डायग्राम ना लगभग सारे सेम ही बनेंगे, उसमें थोड़ा इधर की तरफ बना था इस साइड की तरफ, इसमें भी बढ़ रहा है लेकिन कहां पे बढ़ रहा है ये राइट हैंड की तरफ आ जाएगा, कांस्टेंट जाएगा ये, ठीक है। डिक्रीजिंग में क्या होगा, अब तो कुछ भी बना सकते हो। डिक्रीजिंग में क्या होगा बेटा, पहले वाले में क्या हुआ था जितना इनपुट लगाया प्रोडक्शन उससे ज्यादा हुआ, दूसरे वाले में क्या हुआ जितना इनपुट लगाया प्रोडक्शन उतना ही हुआ, तीसरे वाले में कम होगा। तो जितना मैं इनपुट लगाऊंगा प्रोडक्शन क्या होगा बच्चे उससे कम होगा। तो देखो यहाँ पे occurs when all the factor of production are increased in a given proportion and the output is less proportion। लेकिन आउटपुट जो बढ़ेगा वो कैसे बढ़ेगा लेस proportion से। For example, increase in the amount of labor and capital by 100% will bring about increase of 80% in the amount। यानी कैपिटल कितने से बढ़ाया 100%, प्रोडक्शन कितने से बढ़ा 80% से। यहां पे भी दिख रहा होगा देख लो भाई, ये तो 1 से 2, 2 से 4 तो सीधा 100% है। अब ये 10 से कितना हुआ 18, इसकी परसेंटेज कैसे निकाली, फिर से वही बेस में क्या आएगा 10, ऊपर क्या आएगा 8, इनटू में क्या आएगा 100, कितना परसेंट आ गया, कितना परसेंट आया ये 80%। तो देख लो ये कितने से बढ़ा था 100% से, ये कितने से बढ़ा बेटा 80% से। तो ये कौन सा रिटर्न हो गया बच्चे हमारा यहाँ पे डिमिनिशिंग रिटर्न। तीनों स्टेज क्लियर हो गई सबको, ठीक है। सिंपल बोल लो साथ में जरा एक बार, पहले में इनपुट जितना बढ़ेगा बोलो जितना बढ़ेगा उतना उससे ज्यादा आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है। दूसरे में जितना इनपुट बढ़ेगा उतना ही आउटपुट बढ़ेगा। तीसरा खुद बोलो, ठीक है, जितना इनपुट बढ़ेगा उससे कम क्या होगा बेटा आपका आउटपुट आएगा, तो वो क्या बन जाएगा आपका डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ स्केल कहलाएगा, ठीक है। इसे छोड़ो अभी आप, अब आओ पहले इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स। देखो बेटा सबसे पहले ना इकोनॉमिक्स को समझते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स होता क्या है। कहता है इकोनॉमी ऑफ स्केल्स मीन एडवांटेजेस दैट एक्रू टू फर्म व्हेन इट इंक्रीजेस इट्स सेल्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो अगर मैं यहाँ इस वाली इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इसका मतलब है बेसिकली बेनिफिट्स, क्या बोलेंगे हम इसको, या फिर दूसरे शब्दों में इन्होंने बता ही दिया क्या बोलेंगे हम इसको एडवांटेजेस।
यानी कि जो हम रिटर्न टू स्केल करते हैं बच्चे, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इससे हमें फायदे क्या होते हैं। कहता है इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ आउटपुट फॉल्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती है हमारी, कम हो जाती है पर यूनिट। अब देखो टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज होती क्या है, दो तरीके की इकोनॉमीज है, एक है इंटरनल इकोनॉमी और एक होती है हमारी एक्सटर्नल इकोनॉमी। इंटरनल का मतलब क्या है, इंटरनल इकोनॉमी ऑफ द स्केल अराइज फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस इटसेल्फ। मतलब जो मैं वेक्टर्स लगा रहा हूं उससे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन मेरी खुद की कंपनी का बढ़ रहा है, उसका फायदा किसको हो रहा है, मेरे को इंटरनली हो रहा है। मान लो एक कंपनी है ए, वो अपना प्रोडक्शन बढ़ाती है रॉ मटेरियल लगाकर, उसका बेनिफिट भी किसको मिल रहा है बच्चे, ए को ही मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी इंटरनल इकोनॉमी है। External economy refers to the gain accruing to all the firms in an industry due to the growth of that industry। मान लो कोई एक इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, जिसकी वजह से उससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है वो सारी की सारी ग्रो कर रही है, वो क्या कहलाएगी बच्चे, हमारी एक्सटर्नल। अब थोड़ा ना इसको ऐसे समझो, इंटरनल और एक्सटर्नल को क्लियर कर लो। भाई मैंने कोई अपनी कंपनी के अंदर एक पॉलिसी चेंज करी जिसका बेनिफिट मेरे को मिला, मैंने मान लो अपनी टैक्स पॉलिसी चेंज करी या किसी भी तरीके से मैंने कोई पॉलिसी चेंज करी जिसका बेनिफिट किसको मिला बच्चे, मेरे को मिला, तो वो मेरी कौन सी इकोनॉमी हुई, इंटरनल इकोनॉमी। अब गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट ने पूरी की पूरी टैक्स पॉलिसी चेंज कर दी, गवर्नमेंट ने क्या करी बच्चे, यहाँ पे पूरी की पूरी टैक्स पॉलिसी, अब उसका बेनिफिट मान लो किसको मिला, सारी की सारी कंपनीज को मिला, तो वो कौन सी हो गई, एक्सटर्नल इकोनॉमी हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो जिसका बेनिफिट हम करेंगे हमें मिलेगा इंटरनल, जो सबको मिलेगा वो क्या कहलाएगा बच्चे, एक्सटर्नल। अब इंटरनल इकोनॉमीज है क्या, इसके लिए देखो यहाँ पे लिखा है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को समझेंगे पहले एक एक करके, और ये शॉर्ट फॉर्म जब वीडियो देखते हो ना कॉपी में राइट डाउन कर लिया करो, ताकि रिवीजन के टाइम पे आपके काम आएंगी, शॉर्ट फॉर्म्स के अंदर ही याद रखो इन चीजों को। ठीक है, बड़ी क्लासेस में नॉर्मली इसी तरीके से याद रखे जाते हैं बड़े बड़े कॉन्सेप्ट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स में। तो इंटरनल इकोनॉमी की बात करें तो क्या है बच्चे हमारी, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले आती है बच्चे हमारी कौन सी, फाइनेंशियल इकोनॉमी। कहता है द क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द बिग फर्म कैन बी मेट फ्रॉम द बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इजीली। बेटा जितनी भी बड़ी बड़ी फर्म्स हैं उनकी जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है, मान लो जो उन्हें उधार चाहिए वो उन्हें काफी इजीली मिल जाता है, बैंक के थ्रू मिल जाएगा या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के थ्रू मिल जाएगा। अ लार्ज फर्म इज एबल टू मोबिलाइज मच क्रेडिट एट अ चीपर रेट। और जितनी बड़ी बड़ी फर्म्स है ना उन्हें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या मिल जाता है, पैसे भी मिल जाते हैं। फर्स्टली इन्वेस्टर हैव मोर कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टिंग मनी इन द वेल एस्टेब्लिश्ड लार्ज फर्म। इसका रीजन क्या है, समझो बेटा, आप है या हम बैठे हैं यहाँ पे, कोई भी इंडिविजुअल जाता है बैंक के पास, कहता है जी मेरे को 1 करोड़ का लोन दो। सुनना मेरी बात जो मैं कह रहा हूं अभी, तो बैंक हमें 1 करोड़ का लोन देने से पहले बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन बनवाएगा, क्रॉस चेक करवाएगा, डॉक्यूमेंट चेक कराएगा, जो चीज मोर्गेज रखेगा, गिरवी रखेगा, उसको चेक करवाएगा, यानी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होंगी। लेकिन हमें 1 करोड़ का लोन इतनी इजिली, लेकिन यही आज की डेट में मान लो अंबानी चला जाता है, जबकि जाएगा नहीं। फॉर एग्जांपल ऐसा कोई बंदा चला जाता है जिसका बिजनेस बहुत स्ट्रांग चल रहा है और वो बैंक को कहता है कि भाई मेरे को लोन चाहिए, तो क्या उससे इतनी फॉर्मेलिटी करेगा बैंक, नहीं करेगा, उसे फटाफट से लोन दे देगा। रीजन बिहाइंड, क्योंकि एक तो उसकी कंपनी की वैल्यू बहुत आई है, दूसरा हमसे कम ब्याज में देगा उसे, हमसे किसमें देगा, कम ब्याज में देगा, क्योंकि उसको पता है कि इससे पैसे आने के चांसेस क्या है, बहुत ज्यादा है, यहाँ पे पैसा डूबेगा। तो ऐसे ही जब इन्वेस्टर होते हैं ना बेटा, इन्वेस्टर वहां पे इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं जिस कंपनी की रेपुटेशन क्या है, बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है। तो इस पॉइंट में देखो क्या लिखा है, फर्स्टली इन्वेस्टर हैव मोर कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टिंग मनी इन द वेल एस्टेब्लिश्ड लार्ज फर्म। जो बड़ी बड़ी फर्म्स है तो इन्वेस्टर को क्या रहता है बेटा, उस पर भरोसा रहता है, इसलिए इजीली क्या करते हैं, वहां पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। सेकेंडली द शेयर एंड डिबेंचर्स ऑफ अ लार्ज फर्म कैन बी डिस्पर्स्ड और सोल्ड इजीली एंड क्विकली इन द शेयर मार्केट। और दूसरा क्या होता है, मान लो आपने रिलायंस के शेयर खरीदे हुए हैं, आपको पैसे की जरूरत है, तो आप बेचने जाओगे ना तो बिक भी बड़ी जल्दी जाएंगे, कि उस कंपनी की वैल्यू क्या है बेटा, मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है। ठीक है, इसके बाद आती है इकोनॉमी ऑफ सेल एंड परचेज। इकोनॉमी ऑफ सेल एंड परचेज का मतलब, on the account of its large size a firm can purchase quantity of a raw material at a low price। क्वेश्चन समझ लो पहले क्या चल रहा है यहाँ पे, ये चल रहा है कि लॉ, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्हें फायदे क्या क्या होते हैं। पहला फायदा समझ आ गया क्या, कि उन्हें क्रेडिट बड़ी इजीली मिल जाता है। दूसरा क्या है बेटा, अब हम कहते हैं कि आज की डेट में अंबानी है, ठीक है, कि वो बहुत सारी चीजें बड़ी सस्ती दे देता है, तो उसका रिलायंस फ्रेश भी चल रहा है, पेट्रोल पंप भी चल रहे हैं, जियो भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। सीधा सा लॉजिक है देखो इसका, आपको कॉस्टिंग कम कैसे आ सकती है भाई, कॉस्टिंग कम, भाई कोई भी चीज अगर आप बनाते हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए बेटा, रॉ मटेरियल चाहिए ना। अब जो छोटी छोटी फर्म्स है वो क्या कर रही है, रॉ मटेरियल खरीदती है, वो किसी थर्ड पर्सन से खरीदती है। अंबानी क्या करता है, डायरेक्टली वो खुद ही बना लेता है, ठीक है, या वो डायरेक्टली खुद ना बना के क्या करता है, बल्क में खरीद लेता है। तो इतना आप सबको पता है कि जब हम कोई चीज बल्क में खरीदते हैं तो उसके जो प्राइस मिलते हैं हमें वो क्या मिलते हैं, बहुत ही कम मिलते हैं।
तो हमारे रॉ मटेरियल की कॉस्ट क्या हो जाती है, काफी कम, जिसकी वजह से कॉस्ट कम होने की वजह से हम उसे क्या बेच पाते हैं, कम दामों में बेच पाते हैं। तो कंज्यूमर क्या होता है, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। अब अगर बात करें, जैसे हम बात करते हैं आज की डेट में रिलायंस फ्रेश वगैरह में जाते हैं, नॉर्मली वहां पे सस्ता कुछ नहीं है, लगभग वही रेट है जो दुकानों पे मिल रहा है, लेकिन अंबानी को प्रॉफिट ज्यादा है। रीजन बताएगा क्यों कोई? मैं बताता हूं, सिंपल समझो। इन्वेस्टर्स नहीं है बेटा, देखो किराने की दुकान वाला है, वो भी 90 रुपए की, मान लो 100 रुपए की कोई दाल बेच रहा है, रिलायंस फ्रेश भी 100 रुपए की दाल बेच रहा है, लेकिन जो 100 रुपए किलो आपको दाल बेच रहा है उसने मंगवाया होगा ज्यादा से ज्यादा, जो बड़ा दुकानदार होगा उसने एक कट्टा मंगवा लिया होगा दाल का, 100 किलो का कट्टा मंगवा लिया होगा। जो छोटे छोटे हैं वो तो खुद ही 5-5 किलो खरीद के काम चला रहे हैं। जब वो 5 किलो खरीदेंगे तो ऑब्वियस ही बात है, अब एग्जाम्पल समझना मैं क्या कह रहा हूं भाई। यहाँ पे एक जनरल स्टोर की एग्जाम्पल समझे हम। यहाँ पे अगर मान लो कोई बिग जनरल स्टोर है, ठीक है, उसने एक कट्टा मंगवाया था, तो उसको वो दाल की कॉस्टिंग पड़ गई मान लो कितनी, 85। तो वो कितने में बेच रहा है मार्केट में, 100 रुपए में। कितने में बेच रहा है बच्चे वो यहाँ पे, 100 रुपए में। तो यहाँ प्रॉफिट कितने का कमा रहा है वो, 15 रुपए का। अब अगर मैं कोई छोटी दुकान की बात करूं तो वो तो खुद केजीज में मंगवा रहा है, 2 किलो 5 किलो छोटा छोटा काम करने के लिए। उसने मंगवाई, मान लो उसको पड़ी कितने की, वो 92 रुपए की, वो भी कितने की बेच रहा है। अब उसे प्रॉफिट कितने का होगा बच्चे यहाँ पे, 8 रुपए का। अब आते हैं हम अंबानी की बात करें, तो अंबानी ने बेटा बहुत सारे खेत ही क्या करें, खुद ही खरीद लिए। उसने क्या करे, सारी की सारी फार्मिंग एरिया ही खरीद लिया। और डायरेक्टली किससे खरीद रहा है, वो फार्मर से। किससे खरीद रहा है डायरेक्टली वो जाके, अब वो फार्मर से खरीद रहा है। तो आपको पता है भाई, फार्मर से मान लो इतना डिफरेंस है, जो इससे ज्यादा ही होगा, लेकिन मैं मिनिमम लिख देता हूं, एटलीस्ट इतने में उसको मिल जाता होगा डायरेक्टली, आराम से बता रहा हूं, इससे ज्यादा ही होगा बल्कि ये, ठीक है। अब वो 100 रुपए में बेच रहा है, कितना कमा रहा है। अब मार्जिन देख लो, बड़े दुकानदार से भी डबल मार्जिन है अंबानी के पास। रीजन क्या है, उसके पास परचेजिंग पावर क्या है, बहुत ज्यादा है। उसके पास पैसा है तो वो ज्यादा बल्क में खरीदेगा, बल्क में खरीदेगा तो उसको ऑटोमेटिकली क्या मिलेगा बेटा, प्रॉफिट भी। इट सक्सीड इन सेलिंग गुड्स बाय पेइंग लो रेट ऑफ अ कमीशन। और एक चीज और भी हो जाती है, आप समझना, दुकानदारों को अट्रैक्ट कैसे करेगा ये, कहेगा भाई ये भी 100 का दे रहा है, ये भी 100 का दे रहा है, आप रिलायंस फ्रेश आओ, मैं आपको कितने का दूंगा, 95 का। कंज्यूमर जाएगा, उसे दिखेगा भाई मेरा तो 5 रुपए किलो बच रहा है दाल पे, तो वो कहां चला जाएगा, रिलायंस फ्रेश पे। लेकिन अभी भी अगर ये 95 में बेचता है तो इसको प्रॉफिट कितने का होगा, तब भी बड़े दुकानदारों से ज्यादा प्रॉफिट ही कौन कमा रहा है यहाँ पे, अंबानी ही कमाएगा। रीजन, क्योंकि उसकी जो बाइंग कॉस्ट है, उसकी जो बाइंग कॉस्ट है वो क्या है बेटा, काफी कम है। ठीक है, अब आप समझो, एक और एग्जांपल से समझाता हूं आपको, ये आगे के लिए याद रखना इन चीजों को। बेसिकली आपने देखा है आज की डेट में हमारे रोड पे अगर जाएं, गोल्ड स्मिथ यानी सुनार की दुकान कितनी है, बल्क में खुलती जा रही है। मतलब ऐसे हो गए जैसे राशन की दुकानें खुलती थी ना पहले, या सैलून खुलते थे, आज की डेट में ये खुल रही है। और कभी भी आप एक चीज नोटिस करना, इन पे भीड़ भी नहीं देखी होगी आपने, कभी भी निकलते हो एक ग्राहक दो ग्राहक, एक ग्राहक दो ग्राहक। इनका रहन सहन कैसा है, ठीक है, शोरूम बना होता है, अच्छा बना होता है, तोड़ते हैं दोबारा बना लेते हैं, मन कर रहा है जी हमारा बैठ के 1 करोड़ रुपया लगाने का। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है, पैसा कहां से आ रहा है, ये पैसा क्या आता है बेटा। देखो, कुछ तो बन गए, कुछ नहीं, ज्यादातर वो बन गए कि इन सब जो पुराने होंगे ना बेटा, उन्होंने क्या करा, गोल्ड को उस टाइम पे बाय करके रख लिया। मान लो जो 20,000 रुपए चल रहा था, 25,000 रुपए चल रहा था, उन्होंने तो 25,000 में खरीद लिया ना उसको, उसकी बाइंग कैपेसिटी थी, उसने मान लो 100 किलो सोना खरीदा और उसने रख लिया। अब आज कितने में बेच रहा होगा वो, 56,000 60,000। खरीदा कितने में, 25,000 में, बेच कितने में रहा है, 60,000 में। उसके ऊपर मेकिंग भी लग रही है अभी, तो कितना हो गया, डबल से भी ट्रिपल का मार्जिन लेके चल रहे हैं। लेकिन जो आज नए आ रहे होंगे वो क्या खरीद रहे होंगे भाई, कहीं से खरीद रहे होंगे होलसेल में, उसे कितने का मिल रहा होगा, 51,000 का, 52,000 का। वो 52,000 का खरीद के कितने का बेच रहा है, 56,000 का। तो कामयाब कौन होगा, जिसने पहले से बाय करके क्वांटिटी के अंदर कम दाम में क्या कर लिया था, अपने पास बल्क स्टॉक कर लिया था। तो ये फायदा होता है जब आप कम प्राइस में क्या करते हो इसको। किसी को यह पता है, एक टर्म सुना है आपने, आड़ती है, आड़त का काम सुना है कभी। आड़त क्या होती है ये समझते हैं हम पहले। जैसे हमारे फ्रूट फ्लावर्स वगैरह होते हैं ना बेटा, ठीक है, इसके क्या होते हैं बेटा, ये होलसेलर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, बल्क में होलसेलर्स होते हैं। कैसे होते हैं ये समझते हैं हम पहले। खारी बावली सुनी है सबने, दिल्ली के अंदर सदर बाजार है, सदर बाजार के अंदर खारी बावली है। खारी बावली क्या होती है, ये बेसिकली ड्राई फ्रूट्स और मसालों की होलसेल मार्केट है। मतलब एशिया की वन ऑफ द टॉप मार्केट है, जहां से सारे मसाले ऑल ओवर इंडिया के अंदर क्या किए जाते हैं, एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। आप सुबह के टाइम जब बेटा वहां जाओगे ना, 4 साढ़े 4 5 बजे, वहां पे क्या लगती है, बोली लगती है। बोली का मतलब होता है ऑक्शंस। वहां पे क्या करेगा, एक ट्रक आएगा, मान लो कोई जीरा खरीद रहा है, जीरा समझते सारे। अब जीरा आया, उसका ट्रक आया, अब वो ट्रक भरा हुआ फुली लोडेड है, किससे, जीरे से है।
अब वो वहां पे खड़े होंगे कौन, ऑक्शन लगाने वाले बंदे, जिनके पास होगा क्या, उसे बोलते हैं आरती है, जिसपे पैसा बल्क के अंदर है, वो लगा रहा है। उस ट्रक की वैल्यू आ रही है मान लो 15 लाख 16 लाख, ऐसे क्या लगेगी, ऑक्शन। क्योंकि हम मार्केट में रहते तो हमें अपने प्रोडक्ट की जानकारी रहती है कि कहां तक मेरे को इसको बाय करना है। अब मान लो एक ने क्या करा, वो क्या हो गया, एक तरीके से होलसेलर हो गया बहुत बड़ा, उसने वो ट्रक खरीद लिया 15 लाख रुपए में। 15 लाख रुपए में उसने ट्रक खरीदा। एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, 15 लाख रुपए में उसके पास आया 1000 किलो जीरा। एक एग्जाम्पल है, पता नहीं मेरे को एग्जैक्टली क्या आता होगा। 1000 किलो जीरा भाई उसने ले लिया। अब आप 15 लाख को भाग कर लोगे कितने से, 1000 से, तो कितने रुपए हो जाएगा, लगभग 15,000 रुपए या 1500 रुपए लगाओ। 1500 रुपए केजी क्या बैठ गया आपका, जीरा बैठ गया। समझ रहे हो, 1500 रुपए किलो जीरा बैठा। अब आप एक बात समझ के देखना, आप किसी किराने की दुकान पे जाते हो, कितना जीरा खरीदते हो जी, 100 ग्राम दे दो, क्योंकि मसाले इतने ही लिए जाते हैं, 1 किलो में नहीं लिए जाते कभी। 100 ग्राम दे दो, 200 ग्राम दे दो, 50 ग्राम दे दो, ऐसे। अब वो 1 किलो अगर उसे कंप्लीट करना है तो उसे 10 ग्राहकों को बेचना पड़ेगा, ठीक है। अब जो ट्रक खरीद रहा है उसने 1500 का ट्रक खरीदा, ठीक है जी। अब वो कौन है बेटा, वहां का होलसेलर है, आड़तिया है, उसने वो ट्रक खरीदा। अब वो वेट करेगा, फिर अपनी दुकान पे वो ट्रक निकालेगा सारा सामान। अब वहां पे क्या आएंगे, सारे के सारे रिटेलर्स आ जाएंगे वहां पे, या कह लो और होलसेलर, उससे बड़े वाले होलसेलर्स आ जाएंगे। अब वो क्या कहेगा जी, उसने 1500 के हिसाब से खरीदा, उसका वो ट्रक हाथों हाथ सेल हो जाएगा, हाथों हाथ 2-3 दिन के अंदर ही स्टॉक खत्म, वो बेच देगा 1700 रुपए में। अब 200 इंटू में 1000, उसने 15 लाख लगा के कितने कमा लिया, वहां 2 लाख रुपए सीधा अंदर। अब आप सोचो क्या कोई छोटा दुकानदार जीरे से 2 लाख रुपए कमा पाएगा, लेकिन वो कमा रहा है ना। रीजन क्या है, उसमें पैसा था, उसे नॉलेज थी, तो उसने क्या करा, उसको ऑक्शन में क्या कर लिया। इसीलिए जो रोटेशन चलती है, टैगलाइन है ना इंडिया में, पैसे से पैसा कमाया जा सकता है। रीजन कि आपको नॉलेज हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जहां पे आप पैसा लगाओगे, नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हो, उसको फटाफट और ज्यादा पैसे में कन्वर्ट कर लोगे। तो इसे स्टॉक मार्केट तो चलो एक बिल्कुल ही अलग ही हो गया कि वहां तो करना ही करना हमें, ये मैं बिजनेस बता रहा हूं आपको जो आरटीए का बिजनेस होता है। तो सेम यहाँ पे इकोनॉमी ऑफ सेल एंड परचेज। अब तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि ज्यादा में खरीदना है हमें या कम में खरीदना है, बताओ। ज्यादा में खरीदना है और बेचना कम में है। वह कम में खरीदना है, ज्यादा में बेचना है। अब देखो रिस्क ऑफ बियरिंग इकोनॉमी, देखो रिस्क बियरिंग इकोनॉमी ऑफ अ स्केल, यहां पे बेटा पॉइंट समझना भाई। रिस्क बियरिंग इकोनॉमी ऑफ अ स्केल, इकोनॉमी समझ गए हो सब, एडवांटेजेस क्या है बड़े बिजनेसमैन के पास। अब यहाँ पे एक टर्म आया बेटा रिस्क बियरिंग। अब आप सिंपल सा एक एग्जांपल बताओ, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी अंबानी की ज्यादा है या जो जनरल स्टोर रिलायंस फ्रेश की ज्यादा है, या जो किराने की एक दुकान चल रही है उसकी रिस्क बियरिंग कैपेसिटी ज्यादा है? क्योंकि उसके पास फंड क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है, पैसा बहुत ज्यादा है, तो वो रिस्क भी क्या ले पाएगा बेटा, बहुत ज्यादा ले पाएगा। यहां तक चीज क्लियर आई। अब आप समझो हुआ क्या, कोविड चला, सब कुछ चला, बहुत छोटी छोटी दुकानें क्या हो गई, बंद हो गई ना फटाफट बंद। लेकिन क्या जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जिनके पास पैसा था वो बंद हुए? नहीं हुए। रीजन, क्योंकि उनकी रिस्क बियरिंग करने की कैपेसिटी क्या थी, बहुत हाई थी, उनके पास पैसा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ क्या लिखा है, द लार्जर द साइज ऑफ अ फर्म, जितनी बड़ी फर्म होगी द मोर लाइकली आर इट टू लॉसेस टू स्प्रेड, उतने ही उसके लॉसेस के चांसेस भी ज्यादा होंगे अमंग इट्स वेरियस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एवरेज। लॉ ऑफ एवरेज क्या कहता है, जितनी बड़ी फर्म उसके लॉसेस के चांसेस भी क्या होंगे बेटा, उतनी ज्यादा। समझो भाई, मैं एक बिजनेस कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं मान लो, तो मेरा लॉस क्या हो सकता है, बच्चे आएंगे या नहीं आएंगे, यही तो लॉस होगा। अब लेकिन अंबानी की बात करें, भाई वो पेट्रोल पंप भी चला रहा है, प्रॉपर्टी का काम भी कर रहा है, जियो भी चला रहा है, रिलायंस फ्रेश भी चला रहा है, गोल्ड की दुकानें भी चला रहा है, स्कूल भी चला रहा है, तो उसके लिए प्रॉफिट के अगर इतने सारे ऑप्शंस हैं तो लॉस के भी तो उतने ऑप्शंस बन गए ना उसके। समझ रहे हो, तो जितने प्रॉफिट के आपके ऑप्शंस होते हैं, लॉस के ऑप्शंस भी क्या होते हैं बच्चे हमारे पास, उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन a big firm produces a large number of items and of different varieties so that the loss is one can be countered balanced by the gain in the another। लेकिन फायदा क्या होता है ये समझो। आज की डेट में एक एग्जांपल ले रहे हैं, रिलायंस फ्रेश चला गया लॉस में, मान लो रिलायंस फ्रेश को लॉस हो गया 100 करोड़ का, लेकिन जियो को फायदा हो गया 150 करोड़ का, तो रिलायंस का टोटल तो अंबानी का ही है ना, तो अंबानी का लॉस कवर हुआ नहीं हुआ। तो ये होता है बड़ी फर्म्स को फायदा, कि अगर एक फर्म उनकी नुकसान में जा रही है तो कहीं ना कहीं से दूसरी फर्म क्या करेगी, उसको रिकवर करके दे देगी। जब आपके बहुत सारे बिजनेस चल रहे होते हैं ना बेटा, तो यही फायदा होता है हमें। क्या, अब देखो सीधा सा लॉजिक क्या है, मान लो किसी की प्रॉपर्टी रेंट पे चढ़ी हुई है, वो अपना काम कर रहा है और उसकी दुकान में लॉस भी हो गया ना, तो उसे कभी टेंशन नहीं हुई आज तक। क्यों? क्योंकि उसे पता 5 लाख रुपए किराया तो आ रहा है ना मेरा, तो उसे पता अगर मेरा 2 लाख का दुकान पे लॉस हुआ भी तो वो 5 लाख जो किराया आएगा उसमें से मैं उस 2 लाख को क्या कर सकता हूँ, कवर। समझ आ रहा है? तो जितने बड़े बिजनेसमैन हैं उनके लॉसेस भी ज्यादा है, लेकिन उस लॉस को कवर करने के ऑप्शंस भी क्या है बेटा, उतने ही ज्यादा है। इसके बाद
इकोनॉमी ऑफ रिसर्च कहता है लार्ज साइज फर्म कैन स्पेंड मोर मनी ऑन इट्स रिसर्च एंड एक्टिविटीज। भाई सीधा सा लॉजिक है, देखो आज की डेट में हम इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, एक बायजूस ने चलाया, एड कौन ज्यादा कर पा रहा है? R&D किसने ज्यादा करी होगी? भाई किस मार्केट में कैसे होता है क्या नहीं होता? ऑब्वियसली बात है, रीजन बड़ी फर्म है, पैसा बहुत ज्यादा है, वो जिस मर्जी तरीके की R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कौन ज्यादा कर सकती है? जो बड़ी फर्म्स होती हैं। अब जो छोटे इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं वो इतनी R&D करते होंगे, उनको क्या मतलब है भाई? वो आएंगे इंस्टीट्यूट खोलेंगे, पढ़ाना स्टार्ट, है ना? तो जितनी भी बड़ी फर्म्स होंगी वो उतनी ही ज्यादा क्या करेंगी? कैपेबल भी होंगी किसके लिए? रिसर्च से। तो कहते हैं इट कैन स्पेंड use sums of money in order to innovate variety of products or improve the quality of existing products। एक मैंने मैकडी का आर्टिकल पढ़ा था बेटा। मैकडी क्या करता है? मैकडी का आप मेन्यू चेक करोगे ना तो साल के अंदर 2-3 आइटम्स उसके अंदर रिन्यू होती है, थोड़ी सी मतलब कुछ नई आइटम्स इंट्रोड्यूस होती हैं। उसकी मैंने R&D पता डिस्कवरी पे देख रहा था, नेशनल जियो पे डिस्कवरी पे ही था। उन्होंने ये बताया कि जो ये है मैकडी, इतनी बड़ी फर्म्स बनती कैसे हैं? इनके बेटा लगभग साल में 1000 नए प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है? और इस 1000 प्रोडक्ट की क्या होती है? R&D होती है। अलग अलग टेस्ट डिपार्टमेंट अलग होता है, फूड डिपार्टमेंट अलग होता है, क्वालिटी चेक्स अलग होते हैं, टेस्ट अलग होगा, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं इसके ऊपर। वो जो 1000 प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसमें से फिर जो मैकडी है सिर्फ 2 या 3 प्रोडक्ट्स क्या करता है? फाइनलाइज करता है अपने मेन्यू के लिए। तो समझ रहे हो इनकी R&D टीम कितनी बड़ी हो गई, कहां पे लेवल चला गया? ये हो गया एक छोटा सा एग्जाम्पल। आप कभी भी डिस्कवरी हाउस पे जाना, फरारी गाड़ी बनती है, ठीक है? फरारी एक ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर ज्यादातर जो पार्ट्स होते हैं मशीन से तो बनती है, सारे हाथों से कसे जाते हैं। और उसकी अगर आप क्रॉस चेकिंग देख लोगे ना, एक एक गाड़ी रोड पे आने से पहले जब उसकी चेकिंग देखोगे आप, फरारी इतना लगा लो बेटा शादरा छोटा है, पूरा शादरा बोल रहा हूं मैं, दिलशाद गार्डन से लेके आगे सीमापुरी सब मिला लो जितना मिला सकते हो। इससे बड़ा उसका क्या है बेटा? जहां पे प्रोडक्शन होता है फरारी गाड़ी का, सड़कें उसी के अंदर है, सब कुछ उसी के अंदर, एक एक गाड़ी बनाई जाती है, उसकी टेस्टिंग की जाती है। रीजन क्या होता है? वॉल्वो क्या है बेटा? वर्ल्ड सेफेस्ट गाड़ी है, मानते हो ना भाई? कह रखा उन्होंने। वो अपनी गाड़ी बनाते हैं जो 5-5 करोड़ की बेचनी होती है। पहले उसे ऐसे नहीं है कि उन्होंने कह दिया कि वर्ल्ड सेफेस्ट है, वो एक्चुअल में पहाड़ी पे ले जाएंगे, पहाड़ी से उसे नीचे गिरेंगे। जब वो गिरेगी तो क्रैश करके देखा जाएगा कि नुकसान हो, उसके अंदर डमी बिठाया जाता है प्रॉपर इंसान की तरह, फिर यह देखा जाता है कि उसको कितनी चोट पहुंची। समझ रहे हो क्यों? क्योंकि उसको लेने वाले जो बंदे हैं वो कोई आम बंदे नहीं होते। 5-5, 10-10 करोड़ की गाड़ी ना कोई आम इंसान तो नहीं लेगा, तो उनकी जान की भी वैल्यू है, टाइम की भी वैल्यू है। अब जैसे कि आप देखो जितनी भी वॉल्वो की टॉप मोस्ट गाड़ियां हैं उसके अंदर पंचर ही नहीं होगा। अब गोली भी मारोगे ऑटोमेटिकली क्या करती है? वो हवा भर लेगी। आप गोली मारो, 4 मारो, 10 मारो, 20 मारो, वो दोबारा गोली लगेगी, फिर से रिफिल हो जाएगी, फिर मारोगे फिर रिफिल हो जाएगी। मतलब पंचर नाम की चीज है ही नहीं। समझ रहे हो? तो बेसिकली कहने का मतलब क्या हुआ कि बहुत बड़ी कंपनी तो उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी क्या हो गया बेटा? उतने ही लेवल पे हो जाएगा। हम सोच भी नहीं सकते इतने परे जाके करते हैं वो, ठीक है? अब जैसे कि एप्पल का ये जो 15 आया, अब 15 आया या इसकी वॉच आई, 14 प्रो से स्टार्ट कर दिया था। अब इनका देखो ना सिस्टम क्या है, कोई एप्पल करता तो दुनिया से हटके ही काम है थोड़े से। अब उसने सिंपल क्या करा, वो कहता है कि आप मान लो किसी फॉरेस्ट में चले गए, ठीक है? आप हो गए वहां पे। अब ऑब्वियस ही बात है बेटा, नेटवर्क तो इंडिया के माशाल्लाह है कि आप बेसमेंट में चले जाते हो तब नहीं आते, तो जंगल में तो कहाँ ही मिल रहा है तुम्हें नेटवर्क, ठीक है? कोई टावर ही नहीं होंगे वहां पे। अब आप खो गए वहां पे, तो उसने सिस्टम क्या बना दिया, कुछ कंट्रीज में ही करा है, इंडिया में नहीं आया अभी वो सिस्टम। बेसिकली उसने क्या कहा कि अगर आप किसी ऐसे जोन में चले जाते हो जहां पे कोई भी नेटवर्क नहीं है, तो एप्पल के अंदर ही एक सीधा उसने दे दिया, आप उस बटन को क्लिक करते हो, वो सीधा सैटेलाइट को कनेक्ट करेगा और आपके इमरजेंसी नंबर आप डायल कर पाओगे। समझ रहे हो वो कितनी आगे तक की सोचता है जाके? मतलब ऐसे फ्यूचर है वो पूरा अपने आप में। और आप अगर एप्पल की फैक्ट्री देखोगे, अभी भी जैसे आई थी एप्पल की फैक्ट्री, एक लौती फैक्ट्री है दुनिया में जिसमें कोई पिलर नहीं है, सारी शीशे के ऊपर खड़ी है, कोई एसी नहीं है, विदाउट एसी कूलिंग रहती है, नेचर के द्वारा बनाई गई है, मतलब वेंटिलेशन ऐसा किया है पूरा ठंडा रखते हैं उसको, ठीक है? और फैक्ट्री भी ऐसे नहीं है, वो जितने बड़े स्टेडियम है ना क्रिकेट के, उससे भी कई गुना बड़ी फैक्ट्री बना रखी है उन्होंने अपने आप में। लेकिन क्या बना रखा है वो? बिल्कुल अजूबा अपने आप के अंदर। तो क्या है, ये सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है बेटा, जो बड़े लार्ज स्केल पे किया जाता है। आप ये देखो, आज सितंबर में एक फोन आया है, एक साल भाई 365 घंटे, पर 365 दिन उसके अंदर घंटे लगाओ, तो एप्पल की पूरी टीम सोएगी नहीं एप्पल 16 बनाने के लिए, दिन रात काम चलेगा 16 के लिए। और एप्पल, आप समझो यहां से एक मार्केटिंग भी सीखो, बिजनेस पढ़ के आओ, पेपर दे के आओ, इसे कहते हैं टॉप मोस्ट एक्टिविटी, मतलब मार्केटिंग जो सीखनी है ना एप्पल से सीखो। 15 आया है, अभी आप 15 की सेल होने दो, 1-2 महीने बाद आप देखोगे आईफोन 16 का ना ये थोड़ा सा कोई भी पार्ट या थोड़ा सा कोई भी फीचर हाईलाइट कर देगा, अचानक आ जाएगा यूट्यूब वगैरह पे। बंदों में क्या होगा,
अब 15 की हो छोड़ के ना वो 16 का वेट करने लग जाएंगे एक साल पहले से, भाई 16 आने वाला, 16 आने वाला होता है ना। भाई आप ये देखो, मैं अभी अपने फोन का कवर लेने गया, भाई मैं वहां पे कवर लेने जा रहा हूँ, वहां पे कवर रखे, मैं किसके कवर है, कह रहे 15, 15 प्रो, 15 प्रो मैक्स। मैं कहा भाई आया नहीं, 1 महीने बाद आना है, कह रहे सर कवर आ गए। और बाकी कंपनी के देख लो आप, फोन आने के 2 महीने बाद भी कवर नहीं मिल रहा होता। तो सोचो कहाँ के लेवल तक काम होता है इसके अंदर। ये क्या होती है बेटा, इनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है जो कि बहुत लार्ज स्केल पे काम करती है, मतलब बंदे को अपने साथ अटैच करके रखना है इन्होंने, ठीक है। तो ये कौन कर पाएगा, लेकिन सिंपल आप याद रखना, आपने एक चीज सोची है, जियो के नेटवर्क यूज कर रहे हो, खंबे तो नहीं लगे कहीं पे भी, ठीक है, आए कहां से बेटा, सैटेलाइट भी। आप जब अनंत अंबानी ने शुरू किया था जियो का पूरा नेटवर्क, जितना भी समुद्र था, समुद्र के अंदर से सारी वायरिंग करी हुई है, कई हजार करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट थी, समुद्र के अंदर टनल बनाएगा, उस टनल के अंदर से पूरी वायरिंग आ रही है, तब आप 5G डाटा ले पा रहे हो अपने पास, समझ रहे हो। तो ये बहुत, हमें लगता है यार ये तो करोड़पति बन गया, ये अरबपति बन गया, बेटा उसके पीछे जो उन्होंने मेहनत करी है ना, हम तो यही सोचते रहते हो कैसे रहा है, वो कर रहे हैं उस चीज को कि हुआ कैसे, ठीक है। समझ आ गया ये R&D का प्रोसेस। चलो कोई करेगा तुम में से भी कभी, आओ। स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स समझो बेटा। अब एक सिंपल से बात, इसको एक लाइन में खत्म हो, मैं पढ़ा रहा हूं, आप यहाँ आते हो डायरेक्टली मेरे से मिल ले तो बात खत्म, इतना ही इंस्टीट्यूट है भाई। किसी और बड़े इंस्टीट्यूट में जाओगे, पहले क्या होगा, अंदर घुसोगे, रिसेप्शन एरिया, बैठो जी, वहां पे 15 मिनट खाए जाएंगे, आपसे बात करी जाएगी, फिर उसके बाद टीचर फिर भी नहीं मिलेगा, फिर आपको नेक्स्ट बात करनी है जी, काउंसलर से मिलो पहले आप जाके, फिर आपसे काउंसलर मिलेगा, होता है नहीं होता। क्या हो रहा है, ये जितना बड़ा काम उतनी ही आपकी क्या होगी बेटा, वर्कफोर्स होगी। अब आप सोचो कि आज की डेट में अगर अंबानी से किसी को बात करनी है, तो मेरे हिसाब से 20-30 बंदों से ऊपर ज्यादा किसी को अथॉरिटी नहीं होगी कि डायरेक्टली उससे बात कर पाए, समझ लो। 20-30 बच्चे गिनती के होंगे, वो भी उसके बहुत खास वाले, जो डायरेक्टली उससे जाके बात करते होंगे, सर ये प्रोजेक्ट चल रहा है, बताओ इस पे क्या करना है। उसके अलावा शायद उसके फोन में नंबर भी नहीं होंगे, फोन कर भी नहीं पाओगे आप उसे। क्यों? क्योंकि वर्कफोर्स जितना बड़ा आपका काम होता है बेटा, आपकी वर्कफोर्स भी क्या होती है, उतनी ही ज्यादा बड़ी हो जाती है। तो देखो यहाँ लिखा है, कहता है अ लार्ज फर्म एम्प्लॉयज अ लार्ज नंबर ऑफ लेबर, जितनी बड़ी फर्म उतने ज्यादा लेबर्स होंगे, देयरफॉर ईच पर्सन कैन बी एम्प्लॉयड इन द जॉब टू विच ही इज मोस्ट सुटेड। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, वो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जांपल दिया था, बड़ी बड़ी फर्म्स में क्या है बेटा, प्रोडक्शन मैनेजर अलग, सेल्स मैनेजर अलग, एडवर्टाइजमेंट के लिए अलग, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैनेजर अलग हो गया, यानी हर चीज का जो मैनेजर होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि वो बड़ी फर्म्स है, तो वो जो स्पेशलाइज होता है अपने काम में, उसे ही वो क्या देते हैं बेटा, अपना वो काम दे देते हैं, इसीलिए वो फर्म्स क्या होते हैं, बिल्कुल परफेक्टली काम कर पाती है, ठीक है। मोर ओवर अ लार्ज फर्म इज बेटर पोजीशन टू अट्रैक्ट स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट इनटू द इंडस्ट्री। और दूसरा क्या होता है, आज की डेट में एप्पल को जाना है, एप्पल में अगर आपको जॉब चाहिए तो आप खुशी खुशी करोगे। तो जितने भी स्पेशलाइज्ड लोग हैं ना, इन कंपनीज में जाने के लिए क्या होता है, कंपनी बुलाने के लिए तैयार होना हो, लेकिन बंदे जाने के लिए क्या अपने आप से तैयार है कि हमें यहाँ पे क्या मिल जाए, जॉब मिल जाए। लाइकवाइज स्पेशलाइजेशन सेव टाइम एंड एनकरेज न्यू इन्वेंशन। इसका फायदा क्या होता है, जब बेटा स्पेशलाइजेशन होती है ना, तो उससे क्या होता है, एक तो टाइम बचता है, और एनकरेज क्या होती है बेटा, इन्वेंशंस। देखो सीधा सा लॉजिक है, अगर एक ही बंदा सारे काम कर रहा है तो वो कभी भी स्पेशलाइज्ड, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था 11th की स्टार्टिंग में, 5 सब्जेक्ट पक्के करो मत करो, लेकिन 5 में से 2 ऐसे होने चाहिए जो आपके स्ट्रांग होने चाहिए कि हम इसमें स्पेशलाइज्ड हैं। 5 में कोई भी नहीं हुआ, ठीक है, 5 में से 2 आपके क्या होने चाहिए, स्पेशलाइज्ड होने चाहिए कि हाँ सर इसमें हमसे कोई बीट नहीं कर सकता, बाकी 3 का मेरे को नहीं पता, एवरेज है, पास हो जाऊंगा लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन इन 2 के अंदर मैं क्या चल रहा हूं, टॉप, ठीक है ना। अभी हमने ये सोचा ही नहीं कि इसमें हम, दिक्कत यहाँ। ऑल दीज एडवांटेजेस रिजल्ट इन द लोअर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन, और इसकी वजह से क्या आती है बेटा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो जाती है आपकी, फिर काफी कम हो जाएगी। टेक्निकल इकोनॉमिक्स क्या है बेटा, टेक्निकल इकोनॉमी आर दोज व्हिच एक्रू टू द फर्म फ्रॉम द यूज ऑफ बेटर मशीन एंड द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। देखो बड़ी बड़ी कंपनीज और बड़ी कैसे बन रही है, आप लेस खा रहे हो, कुरकुरे खा रहे हो, बड़े बड़े ब्रांड्स के जितने भी आप ये खाते हो वेफर्स, आपने सोचा बेटा इतना बल्क के अंदर प्रोडक्शन हो कैसे रहा होगा, हाथों से तो पॉसिबल नहीं है। जैसे मम्मी छत के ऊपर धूप में चिप्स सुखाती थी, अगर लेस सुखाने लग जाए तो तुम पे तो कब तक पहुंचेंगे, कब तक तुम खाओगे, ऐसी तो पॉसिबिलिटी नहीं है। आप अगर इनके प्लांट्स देखोगे ना बेटा, लेस और हल्दीराम जो बना रहा है, ठीक है, वो ऐसे होते हैं, और उनके कहना नहीं है, ये बिल्कुल 100% है। जितने भी आप उसके चिप्स खा रहे हो, एक सिंगल हैंडेड टच नहीं होते, वो सिंगल उंगली तक टच नहीं होती उनके ऊपर,
मतलब सिर्फ आलू आएगा, खेत से आलू आया और सीधा मशीन में, उसके बाद धोने से लेके छिलका उतरने से लेके और चिप्स बन के पैक होने तक का काम सारा क्या करती है, पूरी मशीन करती है। और मशीन भी ऐसे काम नहीं करती कि 1 घंटे में 10 पैकेट हो रहे हैं, 1 घंटे में तो लाखों के हिसाब से हॉल भर देते हैं वो। तो क्या है, ये सब क्या है बेटा, उसकी टेक्नोलॉजी का कमाल है। बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाते हैं और टेक्नोलॉजी क्या होती है वहां पे इंप्लीमेंट। कहते हैं एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन इंक्रीजेस एंड द कॉस्ट ऑफ पर यूनिट प्रोडक्शन इज डिक्रीजेस। ठीक है, अब एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल है बेटा सीआईडी। ठीक है, दया भैया आएंगे अब यहाँ पे। अब देखो ये क्या थे, एक्सटर्नल की बात करें तो बेटा इकोनॉमी ऑफ कंसंट्रेशन। देखो एक्सटर्नल मतलब when a number of firms are located in one place, all the member firms reap some common economies। देखो बच्चे, कहता है जब कुछ फर्म जो होंगी सेम जगह पे लोकेटेड होंगी तो उनको बेनिफिट्स भी क्या मिलेंगे बेटा, सेम ही मिलेंगे। फर्स्टली स्किल्ड एंड ट्रेड लेबर बिकम अवेलेबल टू द ऑल द फर्म्स। सारी जगह पे मान लो आप, सीधी सी बात सिंपल बता करते हैं, आप अगर गुड़गांव जाते हो तो गुड़गांव के आज की डेट में आईटी सेक्टर है, तो आईटी सेक्टर के पास अगर उन्हें जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज देनी है तो वहां पे आईटी वाले वर्कर्स क्या मिल जाएंगे आपको, बहुत ज्यादा मिल जाएंगे। ठीक है, सेकेंडली बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में सेट अप देयर ब्रांचेस सो दैट ऑल द फर्म्स इन द एरिया कैन ऑब्टेन लिबरल क्रेडिट फैसिलिटी इजीली। और जितनी भी बेटा ऐसे एरिया देखोगे ना जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वहां पे बैंक अपने आप क्या करता है, अपनी अपनी ब्रांचेस खोल देता है। रीजन, क्योंकि उन्हें पता है यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स भी ज्यादा होंगी और इन्हें लोन की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज्यादा पड़ेगी। Thirdly, the transport and communication facility may get improved considerably। अब आप देखो सीधा सा एग्जांपल जो हम पहले भी लेते आ रहे हैं, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दिया। अगर हम बात करें क्रॉस रिवर की, अब आने वाले समय में जब वहां पे आईपी यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी कितनी हाई हो जाएगी बच्चे, होगी नहीं होगी। लक्ष्मी नगर जो कि पूरा इंस्टीट्यूशनल एरिया है, ऑटोमेटिकली वहां पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा है। करोल बाग, मुखर्जी नगर जहां पे भी स्टूडेंट है, वहां पे खाने की फैसिलिटीज क्या है, पीजी की फैसिलिटीज क्या है। तो क्यों हो रहा है कि जिस चीज की डिमांड होती है वहां पे फैसिलिटीज भी क्या होती है, उसी से रिलेटेड क्या हो जाती है, काफी ज्यादा अपने आप इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाती है। फर्दर द पावर रिक्वायरमेंट कैन बी इजीली मेट विद द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। देखो बच्चे एक चीज और होती है, बिजली ना हमारे यहाँ पे तो चली जाएगी, लेकिन सिविल लाइन सीपी के अंदर इतनी आसानी से बिजली, क्योंकि जहां पे एरिया उस लेवल पे डेवलप है ना, गुड़गांव में ऐसे जाती होगी, कभी इमरजेंसी पड़ गई तो चली गई, लेकिन इनको पावर बैकअप्स क्या दिए जाते हैं, हमेशा दिए जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसके हिसाब से वो चार्ज भी करते हैं उनसे। ठीक है, हमारी तरह बिल नहीं देते वो, उनके बिल भी आते हैं बेटा फिर बिल्कुल डिफरेंट आते हैं। इसके बाद आता है इकोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन। कहते थे इकोनॉमी ऑफ इंफॉर्मेशन में अराइज बिकॉज ऑफ द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ द वेरियस फर्म्स। Firstly, an individual firm may not be in a position to spend enormous amount of a research। देखो क्या होता है, जब कोई काम हो जाता है ना, अब इसको ऐसे समझो, मैंने अभी आपको क्या बताया, 1-1.5 महीने पहले एप्पल का कवर आ गया मार्केट में। अब आप सोचो पहले तो जिस कंपनी ने वो कवर बनाया होगा उसकी अपनी पावर कितनी होगी कि उसने एप्पल के अंदर से एप्पल का डिजाइन निकलवाया। ऐसे तो नहीं आ जाएगा एप्पल, भाई जब लॉन्च ही नहीं हुआ, मार्केट में नहीं आया, अभी लॉन्च होने में 1.5 महीना पड़ा है, और उसके बाद उसका पूरा का पूरा, क्योंकि डिजाइन के लिए क्या बनाया होगा, उसके लिए पहले उसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया होगा जिसे खांचा बोलते हैं हम, तभी तो कवर प्रिंट हुआ होंगे उसके फटाफट। तो सोचो कितनी पावरफुल हो गई वो कंपनी की जिसने अंदर से एप्पल से क्या निकलवा दिया, एप्पल का प्रोडक्ट लॉन्च होने से पहले निकलवा के कवर भी निकाल दिया मार्केट में। लेकिन सबसे पहला एफर्ट उस कंपनी को करना पड़ा, लेकिन जब वो एक कवर आ गया तो उसके बाद बाकी कंपनी को एफर्ट करना पड़ा होगा, फिर तो कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। तो सेम यहां पे वही कह रहा है, कहता है फर्स्टली एन इंडिविजुअल फर्म में नॉट बी इन पोजीशन टू स्पेंड इनॉर्मस अमाउंट ऑन रिसर्च। कोई भी इंडिविजुअल फर्म ना रिसर्च के ऊपर इतना पैसा नहीं खर्च सकती। वो क्या करते हैं, जो पहली फर्म से रिसर्च पे पैसा खर्चा है उससे क्या लेते हैं, मदद लेते हैं। ठीक है, हाउएवर बाय पुलिंग ऑल देयर रिसोर्सेज न्यू इन्वेंशंस में बिकम पॉसिबल। हाँ, हम नई इन्वेंशंस कर सकते हैं। द फ्रूट ऑफ द इन्वेंशन कैन बी शेयर्ड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द। लेकिन कभी भी ये याद रखना बेटा, कभी भी कोई फायदा होता है ना तो सिर्फ एक को नहीं होता। जैसे मैं अगर सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आज हम कह रहे हैं वहां पे आईपी यूनिवर्सिटी खुल जाएगी या लीला होटल खुल गया, तो बेटा क्या सड़कें खुली तो सिर्फ लीला होटल ने ही बेनिफिट लिया, उसने वहां पे लिख के लगा दिया यहाँ पे गाड़ियां सिर्फ वही आएंगी जो लीला के अंदर आ रही है। हम भी तो यूज कर रहे हैं ना सड़कों को, आईपी की वजह से तो सड़कें बन रही है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर हम भी चेंज करेंगे। यानी कि सबको ही फायदा मिलता है जब इन्वेंशन होती है। ठीक है, secondly publication of statistical technical and marketing information will be of a vital importance to increase the output at lower cost। और जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं ये इनके पास आती हैं जिससे कि जो आउटपुट होता है इनका, प्रोडक्शन क्या कर पाते हैं बेटा, ये लो कॉस्ट के अंदर कर पाते हैं। ठीक है, इकोनॉमी ऑफ डिसइंटीग्रेशन कहता है व्हेन द इंडस्ट्री ग्रो it become possible to split up production into several process and leave some of the process to be carried out more efficiently by specialized firm।
दीज मेक स्पेशलाइजेशन पॉसिबल एंड प्रॉफिटेबल। इसका मतलब समझना बेटा डिसइंटीग्रेशन। मान लो एक कंपनी आई, मारुति आई होगी किसी टाइम पे, तो मारुति क्या कर रही होगी बच्चे उस टाइम पे, क्योंकि नई नई फॉर्म आई थी, तो पेंट भी खुद कर रही होगी, लोहा भी उसी का, स्टील भी उसी का, नट भी खुद ही लगा रही है, यानी सब कुछ खुद बना रही होगी। लेकिन जब फॉर्म बड़ी हो गई होगी, गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई, डिमांड क्या हो गई, बहुत ज्यादा, लाखों गाड़ियां बनानी है, तो क्या अब वो सारे काम खुद कर पाएगी? नहीं। वो क्या कर देगी, अपने आप को डिसइंटीग्रेट कर देगी। डिसइंटीग्रेट का मतलब वो कहेगी कि भैया इसके अंदर जो आपका म्यूजिक सिस्टम लगेगा ये मेरे को देगा जेबीएल, ठीक है, जेबीएल को दे दिया भैया म्यूजिक सिस्टम आप बनाओ, तार देनी है तो आप दोगे, नट जो इसमें लगेंगे फलानी कंपनी देगी, ठीक है, विंडशील्ड यानी ग्लास लगेगा तो वो कौन देगा, दूसरी कंपनी देगी, टायर कौन देगा, सीएट देगा। अब क्या होती है, सिर्फ गाड़ियों की असेंबलिंग होती है बच्चे। क्या कर दिया इन्होंने, डिसइंटीग्रेट कर दिया, हर एक कंपनी को अलग अलग काम दे दिया गया, जिससे कि स्पेशलाइजेशन अच्छी आ रही है। क्यों? क्योंकि सीएट इज फेमस फॉर टायर मेकिंग, तो जो टायर बना के देगा वो मारुति जैसा नहीं बना के देगा, वो टायर ही बना के देगा अपने आप में, क्योंकि उसका काम ही क्या है, वो स्पेशलाइज किसके अंदर है, टायर बनाने में, ठीक है। ऐसे जो शीशा बना रही है, शीशा बनाने वाली भी किसमें है, ठीक है। तो बेसिकली हर चीज के ऊपर क्या हो जाती है बेटा, जब फर्म बड़ी होती है तो स्पेशलाइजेशन भी क्या होती है, उसी लेवल पे ज्यादा कर दी जाती है, ठीक है। दिस इकोनॉमिक्स क्या है बेटा, कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, ठीक है। इसके बाद आते हैं बेटा डिसइकोनॉमीज, यानी इसके नेगेटिव्स क्या क्या है, समझते हैं एक एक करके। पहला है बेटा कंट्रोल। ऑब्वियसली बात है बेटा, जितना बड़ा बिजनेस हो जाएगा, जितना बड़ा काम हो जाएगा, उसको कंट्रोल करना क्या हो जाएगा, उतना ही ज्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। देखो कैसे, कहते हैं मॉनिटरिंग एंड द प्रोडक्टिविटी एंड द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट फ्रॉम थाउजेंड ऑफ एम्प्लॉय इन अ बिग कॉम्प्लेक्स कॉर्पोरेशन इज इम्परफेक्ट एंड एक्सपेंसिव। दिस लिंक्स टू द कंसेप्ट ऑफ द प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम। यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगी बेटा, हमारी प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। मतलब समझो, यहाँ पे देखो, आपने 10 गाड़ियां बनानी है, वो काम इजी है, ठीक है। देखो अब इससे ना एक कॉन्सेप्ट और है, एक वीडियो और दिखाना मम्मी को, हाँ भाई, ठीक है। समझो बेसिकली क्या होता है, देखो हमें घर के लिए 3-4 लोगों के लिए खाना बनाना है, कैसा बनेगा, बढ़िया ही बन रहा है। लेकिन जब 20-25 लोगों का बनाना होता है, कुछ ना कुछ कमी होने के चांसेस उतने ही, और यही मान लो अगर 100 जनों का बनाना पड़ जाए तो कमियों के चांसेस क्या हो जाएंगे, उतने ही। और लेकिन दुविधा की बात यह है कि जब भी थोड़ा खाना बनता है, या बेसिकली मैं दूसरे शब्दों में, जब भी अच्छा बनता है, एक कॉमन फीचर हो रहा है सब घरों का, थोड़ा बना है, बनता है ना, वो पता नहीं नेचुरल है सबके घरों में कि अच्छा बना है, लेकिन आज बना थोड़ा है, वो पता नहीं कैसे बनता है, आज तक नहीं समझ आया। अब बेसिकली समझो, तो कहने का मतलब क्या है बेटा, जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा, जितना बड़ा बिजनेस हो जाएगा, तो आप उसकी क्वालिटी चेक नहीं कर पाओगे। रीजन क्योंकि प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बहुत लार्ज स्केल पे हो रहा है। जैसे आज मारुति की बात करें, या फिर हम डिफरेंट डिफरेंट गाड़ियों की बात करें, तो बेटा गाड़ियां सिर्फ एक गोदाम में या एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में नहीं बन रही, एक बन रही है बॉम्बे में, एक बन रही है महाराष्ट्र, मतलब अलग अलग देश के कोनों में गाड़ियां बन रही हैं, तो उसको हर जगह पे जाके चेक कर पाना कोई इजी टास्क, ठीक है। इसीलिए क्या होती है, कई बार कमियां निकल के आ जाती हैं, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन, कहता है इट कैन बी डिफिकल्ट टू कोऑर्डिनेट कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्शन प्रोसेस अक्रॉस द सेवरल प्लांट्स इन द डिफरेंट लोकेशन एंड कंट्रीज। ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है कोऑर्डिनेट करना, कि अलग अलग जगह जाके ये पता करना कि कहां पे काम सही चल रहा है, कहां पे काम सही नहीं चल रहा। Achieving efficient flow of the information in large business is expensive, as is the cost of managing supply contracts with the hundred of supplier। देखो आज की डेट में मैं आपको बताऊं, सिंपल सी बात बताता हूं, गाड़ियों की कॉस्ट जो बढ़ रही है, आप क्या सोच रहे हो किस चीज के लिए बढ़ रही है, क्या उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ रही है, क्वालिटी बढ़ रही है, पहले के मुकाबले गाड़ियां बढ़िया आ रही हैं, आज की डेट में बेकार आ रही हैं। रीजन समझो क्यों बढ़ रही है भाई। पहले क्या होता था, एक शोरूम होता था, पूरी दिल्ली के क्राउड को वहीं जाना पड़ता था। आज की डेट में क्या मल्टीपल शोरूम्स है, मल्टीपल शोरूम्स भी अपने आप में महल बना रहे हैं सारे। अब उसके अंदर फिर स्टाफ भी रखा, एचआर अलग है, आपको प्रेजेंट करने वाला अलग है, टेस्ट ड्राइविंग के लिए अलग है, धोने के लिए अलग है, घर छोड़ने के लिए अलग है। तो जब इतना बड़ा आप नेटवर्क बिठाओगे, तो उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए भी क्या रखना पड़ेगा, इन सबके ऊपर एक मैनेजर होगा जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस को क्या कर रहा होगा, कोऑर्डिनेट। तो इनकी कॉस्ट क्या बढ़ जाती है बेटा, आज की डेट में जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से ज्यादा कॉस्ट आती है उनकी सर्विस की कॉस्ट। कॉस्ट किसकी ज्यादा आती है उनकी, वो सर्विस कॉस्ट ज्यादा आती है आज की डेट में। रीजन क्योंकि उन्हें सर्विसेज उस लेवल पे जाके क्या देनी पड़ती है, ठीक है। अचीविंग, इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे कॉपरेशन, कहते हैं वर्कर इन लार्ज फर्म्स में डेवलप अ सेंस ऑफ एलिनेशन एंड अ लॉस ऑफ मोरल। जितनी बड़ी बड़ी फर्म्स हो जाएगी आज की डेट में, सिंपल सा लॉजिक, आज की डेट में अगर हम बात करें, अंबानी अपने कितने इंप्लॉइज को जानता होगा पर्सनली, बहुत ही खास होंगे, उनको जानता होगा, अदरवाइज उसे नहीं पता मेरी फर्म में कहां पे कौन काम कर रहा है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, पता नहीं कहां पे कौन से लेवल पे क्या काम कर रहा है बंदा बैठ के, है ना। तो यानी कि अब जो वर्कर्स हैं
वो मोरल यानी कि उन्हें पता है मेरे को बॉस से तो मिलना नहीं डायरेक्टली, ठीक है, तो वहां पे मोरल क्या हो जाता है, थोड़ा सा लूज होता है। इफ दे डू नॉट कंसिडर देमसेल्फ टू बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस, देयर प्रोडक्टिविटी में फॉल, लीडिंग टू द वेस्टेज ऑफ फैक्टर इनपुट एंड द हायर कॉस्ट। अब होता क्या है बेटा, क्योंकि मालिक, देखो ये होता भी है, जहां पे मालिक खुद से काम करता है वहां पे बेनिफिट क्या आता है थोड़ा, जहां पे वो खुद से काम नहीं करेगा वहां पे प्रोडक्शन अच्छे से। तो वो कह रहा है कि जब मालिक सामने नहीं होता ना, तो कई बार लोग क्या करते हैं, अपना काम नहीं समझते उसको ऐसे ही, तो वहां पे क्या होता है, उनकी जो फैक्टर इनपुट है वो ज्यादा लगेगी, वेस्टेज ज्यादा होगी और कॉस्ट क्या आएगी बेटा, बहुत ज्यादा आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है।